मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। सेकेंड ईयर के फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था खिलजी साम्राज्यवाद। उसमें हमने जलालुद्दीन खिलजी, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासन काल रहा था 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप काफ़ी हद तक राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जो उसने उत्तरी भारत पर आक्रमण किए थे उसकी डिटेल आप पढ़ चुके हैं। पुनः एक बार उन चीज़ों को मैं दोहराती हूँ। सर्वप्रथम आप देखिएगा इस आप डायग्राम के माध्यम से थोड़े शॉर्ट पॉइंट में इसका जो प्रारंभिक परिचय उसको अपन कंप्लीट करते हैं। सर्वप्रथम देखिए इसका जन्म जो है 1266-67 ईस्वी में माना जाता है। पिता का नाम था शिहाबुद्दीन और शिहाबुद्दीन की मृत्यु युवावस्था में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए पिता की मृत्यु के कारण इसकी जो शिक्षा दीक्षा है उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाई थी। शिहाबुद्दीन के भाई जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन और उसके भाइयों का पालन पोषण किया था। यद्यपि वह बहुत उदार था और अपने इन भतीजों के प्रति उसने काफ़ी अच्छी नीति का पालन किया था, लेकिन फिर भी शिक्षा की व्यवस्था जो है उस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर ही रहा था। लेकिन वहीं आप देखिएगा यदि हम सैन्य शिक्षा की बात करते हैं तो सैन्य शिक्षा में अस्त्र शस्त्र चलाना और अश्व संचालन यानी घोड़े पर सवारी करने की जो शिक्षा है वो उसे भली भांति दी गई थी और उसमें वो काफ़ी अभ्यस्त भी हो गया था और नो डाउट इसीलिए वो एक अच्छा योद्धा, अच्छा सैनिक और एक अच्छा सेना नायक सिद्ध हुआ था। अब बात करते हैं विवाह की। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जलालुद्दीन का ये भतीजा और दामाद दोनों था। यानी जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था और अपनी दूसरी पुत्री का विवाह इसके दूसरे भाई से कर दिया था। अब इतनी जो इसके अंदर प्रतिभाएं थीं, प्रतिभाओं का धनी था, उन प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने या उन प्रतिभाओं का परिचय सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने कब दिया? जब जलालुद्दीन के शासनकाल में, आपको यदि याद हो, हमने मलिक छज्जू का विद्रोह पढ़ा था। मलिक छज्जू जिसने जलालुद्दीन के समय विद्रोह किया था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन को भेजा गया था और इसी प्रतिभा से प्रसन्न होकर उसे मलिक ए तुजक का पद जलालुद्दीन के द्वारा प्रदान किया गया था। फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ, विवाह जलालुद्दीन की पुत्री से और अपनी प्रतिभा का परिचय देने का इसको अवसर प्राप्त हुआ था मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में। अब बात करते हैं सिंहासनारोहण की। तो इसको 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने इसका सिंहासनारोहण हुआ और जैसा कि आपको विदित है, अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन की हत्या के बाद उसने खिलजी साम्राज्यवाद का सिंहासन प्राप्त किया था और उस विशाल साम्राज्य का सुल्तान बना था। लेकिन आप देखिए, खिलजियों की राजधानी जो दिल्ली थी उसमें ये प्रवेश अभी नहीं कर पाया था। इसके बाद क्योंकि इसने जलालुद्दीन की हत्या की थी तो स्वाभाविक है इसके बहुत सारे विरोधी उत्पन्न हो गए होंगे। तो इसने सुल्तान बनने के बाद सर्वप्रथम अपने समर्थकों को प्रशासन में महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। जैसे आप देखिएगा, मलिक हिजगुद्दीन, उसको इसने जफर खां, मलिक संजर को अलप खां और मलिक नुसरत जालंधरी को नुसरत खां की उपाधियां दी। अब ये महत्वपूर्ण उपाधियां इनको क्यों दी गई थी? ताकि ये इसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहें और जरूरत पड़ने पर जब इसका विरोध हो, क्योंकि ये एक हत्यारा माना जा रहा था, तो उन परिस्थितियों में ये सारे इसको सहयोग प्रदान करें। इसलिए इनको ये महत्वपूर्ण पदवियां या उपाधियां प्रदान करके इनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास अलाउद्दीन द्वारा किया गया था।
इसी तरह आप देखिएगा जो अन्य अधिकारी और सैनिक थे उनको भी सोने चांदी के सिक्के दे करके अलाउद्दीन ने पुरस्कृत किया ताकि वे उसको समर्थन प्रदान करें। अब इसकी प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थीं? आप जानते हैं ये एक हत्यारा और अपहरण करता था, क्योंकि जिस जलालुद्दीन खिलजी ने, जो इसका चाचा और ससुर था, इसके प्रति उदार नीति का पालन किया था, अपने उसी चाचा और ससुर को इसने मार दिया था और सिंहासन हथिया लिया था। दूसरी बात, सुल्तान के अभी जीवित पुत्र भी बाकी थे, यानी जलालुद्दीन खिलजी के अभी पुत्र जीवित थे और दिल्ली पर उसका अभी अधिकार नहीं हुआ था, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अभी दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया था। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी और दिल्ली पर अधिकार हुए बिना उसका एक सुल्तान के रूप में प्रतिष्ठित होना मान्य नहीं था या उसको शक्तिशाली नहीं समझा जा सकता था। फिर आप देखिए जलालुद्दीन की बहुत ही महत्वाकांक्षी पत्नी थी मलिका जहान। उसके द्वारा पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से, फिर से सुनिएगा, जलालुद्दीन की विधवा मलिक जहान द्वारा पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी अलाउद्दीन के सामने। फिर मंगोलों के आक्रमण, हम भली भांति इस बात से भी परिचित हैं कि सल्तनत काल में दास वंश में भी बलवन जैसे योग्य शासक ने मंगोलों के आक्रमण का निरंतर सामना किया था और मंगोलों के आक्रमण के कारण ही उसने साम्राज्यवादी नीति का परित्याग कर दिया था। फिर हिंदू शासकों की बढ़ती हुई शक्ति, जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत में अराजकता और अव्यवस्था फैलती थी, उसका लाभ उठा करके जिन हिंदू शासकों की शक्ति का दमन इन तुर्कों ने किया था, अवसर पाकर के पुनः ये लोग अपनी शक्ति में वृद्धि करते थे। तो अब जलालुद्दीन की हत्या के बाद स्थितियां जो थी वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी और इसीलिए हिंदू शासक जो थे वो पुनः एक बार अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब इन सारी समस्याओं के जो समाधान है आप देखिएगा वो किस प्रकार से उसने किए। सर्वप्रथम उसने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया और इसमें उसे सफलता भी मिली। उसको किसी तरह से यह सूचना मिल गई थी कि जलालुद्दीन के परिवार में फूट पड़ चुकी है और इसी चीज़ का लाभ उठा करके उसने दिल्ली पर धावा मारा और दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। फिर जो जलालुद्दीन के जीवित पुत्र थे उन सभी की उसने हत्या कर दी और अमीरों से उसने धन वसूलना प्रारंभ कर दिया ताकि राजकोष में वृद्धि हो सके, राजकोष में धन का अभाव न रहे। इस प्रकार अपनी सभी प्रारंभिक समस्याओं का अलाउद्दीन के द्वारा समाधान ढूंढ लिया गया। अब हम बात करते हैं विजय अभियान की। तो आप देखिए अलाउद्दीन बहुत ही महत्वाकांक्षी था और वह दिग्विजय की नीति का पालन करना चाहता था, लेकिन इसी समय आप देखिए दिल्ली का कोतवाल था अला उल मुल्क, उसने अलाउद्दीन को यह सलाह दी कि वह दिग्विजय की नीति का परित्याग करे और अलाउद्दीन ने संभवतः उसकी सलाह को मान करके दिग्विजय की नीति का त्याग कर दिया और सर्वप्रथम उसने अपना उत्तरी भारत का विजय अभियान प्रारंभ किया। अब उत्तरी भारत के वो कौन से महत्वपूर्ण राज्य थे जहां उसने आक्रमण किए? तो सर्वप्रथम आप देखिएगा गुजरात। मैं आपको पहले भी कई बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, जब भी कोई आप टॉपिक उठाते हैं तो उसके मेन पॉइंट्स जो हैं उसके माध्यम से आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हमने अटैक में सबसे पहले लिया गुजरात, उत्तरी भारत का स्टेट। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या होंगी कि गुजरात की राजधानी कौन थी, गुजरात का शासक कौन था, गुजरात पर उसका कब आक्रमण हुआ, गुजरात के आक्रमण के समय किसको नेतृत्व प्रदान किया गया या तुर्क सेना का नेतृत्व किसने किया। ये बातें जो थी ये मेन चीज़ें होती हैं जिसको आप हर पॉइंट्स में लिखेंगे। तो आप देखिए सर्वप्रथम हम गुजरात की राजधानी जो थी वो थी अनहिलवाड़ा और यहाँ के शासक या राजा का नाम था कर्ण बघेल।
यहाँ पर गुजरात पर जब आक्रमण किया गया 1299 ईस्वी में गुजरात स्टेट पर तुर्क सेना का आक्रमण हुआ और अलाउद्दीन की उस तुर्क सेना का नेतृत्व कर रहे थे उलुग खां और नुसरत खां। रानी इस समय जो इसकी पत्नी थी उसका नाम था कमला देवी। और जब उलुग खां और नुसरत खां का आक्रमण हुआ तो किसी तरह से कर्ण बघेल जो था वह अपनी पुत्री देवल देवी के साथ वहां से निकल करके भाग गया और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ उसने शरण ली। लेकिन इसी सभी माहौल में आप देखिए कमला देवी जो कर्ण बघेल की पत्नी थी वो किसी तरह नुसरत खां और उलुग खां के हाथों में पड़ गई थी। अब यहाँ आप देखिए गुजराती ग्रंथ हैं मेरुतुंग और विचार श्रेणी, उसके अनुसार मंत्री माधव के विश्वासघात के कारण तुर्कों की विजय हुई थी। कितनी महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए हमने राजस्थान के, अभी फिर से राजस्थान के आक्रमणों पर हम चर्चा करेंगे। जो मंत्री माधव था यदि वो विश्वासघात नहीं करता तो निश्चित रूप से तुर्क कभी भी यहाँ सफल नहीं हो पाते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मलिक काफूर नामक दास जिसने दक्षिण भारत के विजय अभियान में अलाउद्दीन को अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था, वो उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात में खंबात की खाड़ी से प्राप्त हुआ था। मलिक काफूर गुजरात अभियान के दौरान तुर्क सेना को प्राप्त हुआ था। अब इसके बाद आप देखिए गुजरात आक्रमण के बाद हम बात करते हैं रणथंभौर की। राजस्थान में आप सभी जानते हैं सवाई माधोपुर जिले में ये अवस्थित है और यहाँ पर सुप्रसिद्ध जो दुर्ग है वो रणथंभौर का दुर्ग है। और यहाँ पर चौहान वंशी शासक हमीर देव का शासन था। यहाँ आक्रमण का कारण क्या था? ये जो दुर्ग है वो काफ़ी शक्तिशाली दुर्गों में से एक दुर्ग माना जाता था और उसकी इस प्रसिद्धि के कारण ही संभवतः अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यहाँ आक्रमण करने का प्रयास किया गया था और उसे सफलता भी हासिल हुई थी। और दूसरी बात, चौहान जो थे उन्होंने यहाँ पुनः अपना कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। यदि आपको याद हो रजिया सुल्तान के समय में ये घटना घटित हुई थी जब रजिया सुल्तान के सैनिकों को परास्त करके चौहानों ने रणथंभौर दुर्ग पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और तीसरा कारण क्या था? हमीर देव का विद्रोही मुसलमानों को शरण देना। जब गुजरात की लूट को लेकर के इसके जो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक थे, स्पेशली उसमें 9 मुसलमान भी थे। 9 मुसलमान मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन मंगोलों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया था वो 9 मुसलमान कहलाए थे। तो इन 9 मुसलमानों में और अलाउद्दीन के सैनिकों में लूट के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो गया था और इन विद्रोहियों को हमीर देव द्वारा शरण दी गई थी। तो इसलिए इस बात का बदला लेने के लिए या हमीर देव को दंड देने के उद्देश्य से रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। नेतृत्व जिस तरह से गुजरात में उलुग खां और नुसरत खां को तुर्क सेना का नेतृत्व प्रदान किया गया था, उसी प्रकार से रणथंभौर अभियान में भी उलुग खां और नुसरत खां ने इस सेना का नेतृत्व किया था। लेकिन इस अभियान में ही युद्ध के दौरान नुसरत खां जो था उसकी मृत्यु हो गई थी और सुल्तान फिर स्वयं जब काफ़ी लंबे समय तक घेराबंदी रही और उसके बाद भी तुर्क सेना को सफलता हासिल नहीं हुई तो सुल्तान स्वयं रणथंभौर की ओर निकल पड़ा। यहाँ पर आप देखिए जब वो रणथंभौर आ रहा था तो मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। अलाउद्दीन का भतीजा था अख्त खां। उस अख्त खां ने अलाउद्दीन पर बहुत ही घातक प्रहार किया था। किसी तरह से अलाउद्दीन यहाँ से अपने आप को सुरक्षित शिविर तक ले गया था और उसको मरा हुआ जान करके अख्त खां ने फिर शाही शिविर पर भी धावा बोला था, लेकिन तभी उसको पकड़ करके उसकी हत्या कर दी गई थी। 1 वर्ष तक इस दुर्ग का घेरा चला, लेकिन जब अलाउद्दीन को विजय की कोई उम्मीद नहीं रही तो उसने छल कपट की नीति का सहारा लिया। आप देखिए बार बार
पूरे जो आक्रमण हुए तुर्कों के, उसमें आप देखेंगे आगे भी और पूर्व में भी आपने देखा है, यदि हमारे यहाँ विश्वासघाती नहीं होते तो ये तुर्क कभी भी अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित नहीं कर पाते। जिस प्रकार से गुजरात अभियान में मंत्री माधव ने तुर्कों को सहयोग दिया था, उसी प्रकार से यहाँ आप देखिएगा हमीर का प्रधानमंत्री था रणमल। उस रणमल को अलाउद्दीन ने किसी तरह से अपने खेमे में बुलाकर उससे अपनी ओर मिला लिया और इस तरह से दुर्ग के अंदर प्रवेश करने के जो मार्ग थे उनकी जानकारी उन्हें मिली और अंततः युद्ध करते हुए हमीर देव वीर गति को प्राप्त हुआ और राजपूताना की परंपरा के अनुसार रानियों, दासियों और अन्य स्त्रियों ने मिल करके जौहर किया। बाद में आप देखिए रणमल विश्वासघाती, जिसके कारण रणथंबोर में हमीर के अभियान में इसकी अलाउद्दीन की जीत हुई थी, उस विश्वासघाती को अलाउद्दीन ने भी मौत के घाट उतार दिया था। जो अपने स्वामी के प्रति ईमानदार नहीं रह सका, उसका अलाउद्दीन ने भी विश्वास नहीं किया और तत्काल उसको मौत के घाट उतार दिया गया। फिर आप देखिएगा चित्तौड़, उसका अगला अभियान जो था, चित्तौड़ अभियान में आप रानी पद्मिनी की कहानी से भली भांति वाकिफ हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने के ग्रंथ पद्मावत में इस पूरी कहानी का विवरण है, किस प्रकार से उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर के जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने आक्रमण की योजना बनाई थी। लेकिन आप देखिए जो प्रासंगिकता है पद्मावत की, उस प्रासंगिकता पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कई ऐसे इतिहासकार हैं, राजस्थान के आधुनिक इतिहासकार, जिसमें स्पेशली आप देखिए दशरथ शर्मा जो है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, उन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रानी पद्मिनी के सौंदर्य के कारण उसकी प्राप्ति की इच्छा ने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण करने के लिए विवश किया था। और यहाँ पर आप देखिए गोरा बादल से भी आप, क्योंकि राजस्थान की गौरवमयी कथाओं में गोरा और बादल का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण आता है। गोरा बादल ने भी पूरी तरह से यहाँ सहयोग दिया अपने शासक को। और यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ इस आक्रमण के दौरान भी आप देखिएगा जो विश्वासघाती थे, उन विश्वासघातियों ने ही अपनी भूमिका निभाई थी और इसी कारण चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमाने में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सफल हो पाया था। एक यदि आप कहाँ इसको इंसिडेंट आपको याद हो कि ये छवि देखने के लिए किसी तरह से जो राणा रत्न सिंह थे उनको तैयार कर लिया गया था, लेकिन बाद में धोखे से अलाउद्दीन उसको बंदी बना करके ले गया था और 1600 पालकियों में रानी पद्मिनी अलाउद्दीन की कैद से रत्न सिंह को छुड़ा करके लाई थी, जो उसके निश्चित रूप से वीरांगना होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। और इसका फिर नाम बदल करके चित्तौड़ का खिजराबाद रख दिया गया था। फिर आप देखिएगा मालवा का आक्रमण, यहाँ पर जो नेतृत्व प्रदान किया था तुर्क सेना को वो था आइन उल मुल्क ने, और यहाँ के शासक का नाम था महलक देव, और सेनापति यहाँ का भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उसका नाम था हरचंद्र, जिसे कोका प्रधान के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से प्रसिद्ध है। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ और कुशल सेनापति था, लेकिन युद्ध में वह लड़ते हुए मारा गया और उसके वीर गति के प्राप्त होने के बाद नवंबर 1305 ईस्वी में जो मालवा की राजधानी थी मांडू पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। और इसके बाद आप देखिए उज्जैन, धारा, नगरी, चंदेरी आदि जो प्रदेश थे उन पर भी तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके बाद हम उत्तरी भारत के अभियान में बात करते हैं शिवाना और जालोर की। सर्वप्रथम शिवाना में देखिए 1308 ईस्वी में आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, और यहाँ का शासक उस समय था शीतल देव, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था और उसके बाद ही तुर्क शिवाना के दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर पाए थे। इसके बाद बात करते हैं हम जालोर की।
जालोर का शासक था कानड़ देव और यहाँ पर 1311 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। कानड़ देव और उसके प्रमुख सहयोगी अधिकारी जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। भयंकर युद्ध के बाद कानड़ देव का एक संबंधी था मालदेव, सिर्फ वह शेष बचा था जिससे बाद में अलाउद्दीन खिलजी की कृपा प्राप्त हुई और उसे चित्तौड़ का शासन भी प्रदान किया गया था। इस प्रकार गुजरात, मालवा और राजस्थान की विजय से संपूर्ण उत्तरी भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो गया था। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर अधिकार हो जाने से उसके जो दक्षिण विजय अभियान थे उसमें काफ़ी सहायता मिली थी, क्योंकि दक्षिण भारत के अधिकांश मार्ग दुर्गों के आसपास होकर ही जाते थे। तो यदि उसके दक्षिण अभियान को भी हम देखें तो उसमें उत्तरी भारत के विजय अभियान जो थे उन्होंने भी काफ़ी सहयोग प्रदान किया था। आप अपने सहयोग इसमें और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको जो राजस्थान का इतिहास में पूरे नोट्स तैयार किए गए थे उनको हेल्प लेते हुए आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।